नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि समाचार चैनलों को आप देखेंगे तो लगेगा कि देश में कुछ नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ जाती है तो देश भर के समाचार चैनल पर और कुछ नहीं होता, देश में कुछ नहीं होता। महीनों सालों तक रूस यूक्रेन का समाचार आने लगता है। समाचार चैनल कहेंगे कि आपके चैनल पर पहली बार रूस के गोले के ठीक मुंह के सामने खड़ा आपका अगला पत्रकार। उसके बाद पता चलता है कि जी राहुल गांधी को ईडी की सम्मन आ गई, सारे लोग रूस को खुश किए बगैर वापस आ जाते हैं। और उसके बाद आता है कि आपके चैनल पर पहली बार राहुल गांधी पतलून पहनते हुए एक्सक्लूसिव आपके चैनल पर देखिए, वो ये वही वाली पतलून है जो हमने आपको दिखाया था राहुल गांधी ईडी में जाने से पहले। प्रियंका गांधी ने लाल रंग की बॉर्डर वाली हरी छाप वाली साड़ी पहनी है, बिल्कुल इंदिरा जी जैसे लगती है। उसके बाद पता चलता है कि जी महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट पड़ गया और असली शिवसैनिक लड़ाई लड़ गई। देश में और कुछ नहीं है, सिर्फ शिवसेना का गोवा से गुवाहाटी तक का सफर पर समाचार चैनल है। तो सवाल है कि अगर मुझे ये जानना होगा कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे बलिया में क्या हो रहा है, ये समाचार कौन से चैनल पर आएगा? मैं बैठा हूं दिल्ली में, मैं चाहूंगा कि मेरे मामा के यहाँ छपरा में क्या हो रहा होगा, मेरे ससुराल आरा में क्या हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं कौन सा चैनल लगाऊंगा? मित्रों, एक बात मुझे बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि समाचार चैनल पर ट्रेन की आगजनी की जितने दिन तक समाचार रही, देश भर में आगजनी कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एक और समाचार ने उसको टेक ओवर किया, देश की आगजनी तोड़ को, रेल को बाधित करने जैसा काम रुक गया। मतलब ये बड़ा चिंतनीय सोचनीय विषय कि क्या तोड़ फोड़ आगजनी जैसी चीज की बढ़ावा समाचार चैनलों को देख के होता है, या आगजनी और तोड़ फोड़ को देख करके समाचार चैनल पर बढ़ावा मिलता है? मतलब ये दोनों सोचने वाले पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। लेकिन मित्रों, मैं तो कहता हूं कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताई, दिखाई या सुनाई जाती है जो कहीं और नहीं होता है। तो मैं आपके सामने आपके लिए एक विषय रखा हूं कि राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा कब बनाया जाएगा। राजनीतिक मुद्दा बेमतलब के मुद्दा होता है। राजनीतिक मुद्दा होता है कि अब जातीय आधारित जनगणना होगी, और इसकी मांग कौन कर रहा है? वो जिसने लालू प्रसाद यादव के सोच को धत्ता बता दिया, दुत्कार दिया, लतिया दिया, ठुकरा दिया। जाति आधार पर जनगणना की बात वो करता है जिसको जाति से कोई मतलब नहीं है, जिसने आज तक जाति आधार के विदेश के अलावा और कुछ नहीं किया। मतलब ये सब मुद्दा होता है, आरक्षण लेंगे, आरक्षण देंगे, मिलिट्री में ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चीजें होता है। क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल को यह कहते हुए सुना है कि भाई ये जो अनाप शनाप दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, ये कभी कोई मुद्दा बनेगा कि नहीं? क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल को ये सुना है कि कोरोना काल में जब वर्क फ्रॉम होम सारे काम हो गए तो फिर घर से जो खर्चे हो रहे हैं उसका व्यवस्था क्या? जब सारे कोचिंग क्लासेज ऑनलाइन हो गए हैं तो फिर इतनी अनाप शनाप फीस किस बात का? जब कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं तो बंदी के टाइम का फीस किस बात का? इन सब विषयों पर कहाँ आपने किसी राजनीतिक दल को सार्वजनिक बहस करते, सड़क जाम करते, पार्लियामेंट के अंदर मांग करते हुए सुना है आपने? मेरा मुद्दा ये है कि भाई महत्वपूर्ण मुद्दा कब राजनीतिक मुद्दा बनेगा? रुद्र प्रताप रघुवंशी को शुभ आशीर्वाद, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं चाहूंगा कि आपका बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं,
आपने लिखा है कि देश में किसी प्रकार के दंगा को कराने के लिए भारतीय समाचार चैनल और चैनल पर डिबेट करने वाले धर्म गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। रुद्र भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल कह रहा हूँ। हालांकि अच्छा बात है कि आपने धर्म गुरु लिख दिया, नहीं तो राजनीतिक गुरु के रूप में तो मैं भी समाचार चैनलों पर आता हूँ। और ये जरूर है कि समाचार चैनलों की डिबेट को अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। बल्कि समाचार चैनल पर तो डिबेट आने ही नहीं चाहिए। अगर मुझ जैसा आदमी सूचना प्रसारण मंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर 15 मिनट के लिए भी आएगा तो सबसे पहले समाचार चैनलों पर डिबेट को बंद करवा देगा, और डिबेट कराने वालों के भाषा पर तो कम से कम सेंसर लगा ही देगा। एक मामूली औरत IAS अफसर को तुम कहती है और ये सुन करके दिल दुखी होता है। एक किस तरह की मेहनत और क्या क्या करके नौकरी पा जाने के बाद वो क्या क्या कहते हैं वो छोड़िए। मैं समाचार चैनल का पार्ट हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। और वो भी मैं भी अपने आप को तो कह रहा हूँ कि मेरा भी एक चैनल ही है, तो छोटा ही सही मुझे नहीं कहना चाहिए। एनीवे, आपने पॉइंट ठीक उठाया और मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है और आपके बात की मैं सहमति व्यक्त कर रहा हूं। मित्रों, आज आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपके घर के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके लिए एक चीज आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेज जब चलती है तब बहुत सारे चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं होती है। मास्टर नहीं है, क्लास नहीं है, क्लासरूम नहीं है, डाउट पूछने की समस्या नहीं है, मास्टरों के आने जाने पर खर्चे नहीं है। उन सब चीजों का फायदा क्या आम कमलेशी, क्या आम सब्सक्राइबर को मिलता है? आपने वीडियो बना करके अपने घर से एक क्लास को संबोधित कर दिया, टीचर और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट नहीं हुआ, टीचर को ये पता नहीं चला कि जो मैं बता रहा हूं वो स्टूडेंट उसको समझ रहा है कि नहीं, टेकल कर रहा है कि नहीं, और ना ही स्टूडेंट को ये बात की समझ में आ रहा है कि जो मास्टर कर रहा है उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्या यह उचित नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो कम से कम फीस का रिबेट तो जरूर दें? 35 हजार रुपया एक महीने के ऑनलाइन क्लासेस का फीस लिया जाता है। इस लूट की छूट को किस आधार पर दिया गया? क्या हमारे भारत के राजनीतिक दल के लोग, हमारे भारत के रहनुमा जो देश के रहनुमाई करते हैं, जो देश के भाग्य विधाता करीब करीब स्वयं को घोषित कर चुके हैं, उन लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि नहीं कि आखिर ऐसा क्या खर्चा है कि एक आदमी कोचिंग क्लास में 2.25 लाख रुपया फीस ले रहा है? आखिर वो क्या करता है भाई? क्या चीज है उसका इनपुट आउटपुट का मतलब उसका खर्चा? क्योंकि रेंट तय करने पर प्रोडक्शन का कॉस्ट और ये वो सब चीज जोड़ के ली जाती है, तो वो क्या कॉस्ट लगता है जिससे एक बच्चों से 2-2 लाख रुपया वसूला जाता है और सैकड़ों बच्चे एक ही क्लास में ठूसा जाता है। क्या इन सब चीजों पर कभी कोई राशनिंग, सेंसरिंग या मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए यूं ही छोड़ दें? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को कब हम राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, मेरा ये मानना है। आप देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूल दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है और उसके स्कूल में वातानुकूलित व्यवस्था है, नहीं तो पंखा है, कूलर है, शानदार व्यवस्था है, टिप टॉप में अध्यापक है। और प्राइमरी स्कूल में नाक पोछता हुआ विद्यार्थी है, वो मिड डे मील के लिए आया हुआ है, वो में आधा लोग बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ लोग मर जा रहे हैं मिड डे मील की गुणवत्ता का। और आप फ्री में मिड डे मील दे रहे तब भी लोग आपके स्कूल में नहीं जा रहे और पैसा दे करके चिरौरी कर रहे हैं। हम जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम सामाजिक आदमी हो, फलाना वाले स्कूल में कोई पर्चे का मेरे बच्चे का नाम लिखवाना है, जो फीस लगेगा मैं दूंगा। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों होती है? रुद्र प्रताप की अगली बात पढ़ दो। रुद्र प्रताप लिखा कि भाई साहब आप सब कुछ जान के अनजान बनने लगते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि पूरे देश में आपकी जानकारी में 3 एकड़ के किस किसान के पास शिक्षण संस्थान है या कोचिंग सेंटर है? या देश के नेताओं के पास ही है? रुद्र प्रताप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेता के पास है या उसके पास है।
या तो नेता के पास है या नेता के संरक्षक के पास है। तो अगर नेता के पास है तो मैं उसको मुद्दा नहीं बनाऊं। मेरे को नेता कोई खर्चा देता है, और अगर खर्चा देता भी हो तो फिर महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा विषय क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ये सारे कोचिंग क्लासेस नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, राहुल गांधी के, मुलायम सिंह के है, लालू प्रसाद यादव का है कि ममता बनर्जी का, वो किसी का भी है, क्यों है? मेरा प्रश्न ये है। मित्रों, आपने देखा होगा भारत सरकार की प्रतिष्ठान MTNL, जिसके गेटवे पर प्राइवेट सेलुलर कंपनियां चल रही हैं, और आज सेलुलर कंपनियां अरबों खरबों में मुनाफा कमा रही है, और MTNL को बेचने का ग्राहक खोजा जा रहा है और कोई उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि जो गेटवे होता है, मतलब ये टेक्निकल चीज है, मोबाइल जिस चीज से ऑपरेट होता है ना, उसको गेटवे बोलते हैं। भारत के पास जो गेटवे है उसका 90-95% है, आजकल मेरे ख्याल से शायद 85% है, वो सेना के पास है, जिसमें सेना इस्तेमाल करती है। मंत्रालय टू मंत्रालय होता है, प्राइम मिनिस्टर टू राष्ट्रपति होता है, वो उसका होता है। चूंकि उनको ज्यादा इसलिए दिया गया है कि भाई किसी तरह की कंजम्पशन ना हो, काल में डिस्टर्बेंस ना हो। और 15-20% गेटवे भी भारत सरकार का गेटवे है, जिससे किराया पर लेकर के ये निजी सेलुलर कंपनियां ऑपरेट करती हैं। और निजी सेलुलर कंपनियों का स्पीड देखिए, व्यवस्था देखिए, काम करने का तरीका देखिए, और जिससे किराया पर लिया, मतलब मकान मालिक जो है, लैंडलॉर्ड जो है, असली लॉर्ड जो है, वो बिकने के कगार पर है और किराएदार फल फूल रहा है। ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ये विषय पर मैं दिल्ली में रहता हूँ, DTC बसों की बेड़े की बात करता हूँ। DTC बसें, हालांकि अब तो निजी बसों को बंद कर दिया गया, वो कई तरह के एक्सीडेंट वगैरह के बाद बड़ा मुहिम चलाया गया, चलती कफिन और क्या क्या नाम दिया गया। मैं भी उस प्रदर्शनों में कई बार भाग लिया हूँ। लेकिन आज निजी बसें नहीं है, लेकिन जब निजी बसें हुआ करती थी तो एक आदमी निजी बस ठेका पर लिया, 2 साल के बाद उसके पास 2 और बसें आ गई, 4-5 साल के बाद उसके पास 5-7 बसों का बेड़ा हो गया। और DTC के पास 500,000 बसें खड़ी है, जिसमें से 700-800 बसें खराब खड़ी है, कुछ सड़क पर खड़ी हो जाती हैं, कुछ सड़क पर चलती हैं तो बदतमीजी से चलती हैं, कोई उसमें बात करना नहीं चाहता, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता। तो इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है निजी कंपनियों को, सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से। उसका कारण क्या है? लालच, भ्रष्टाचार और बेईमानी। मुझे याद है जब हम लोग बसों में चला करते थे 90 के दशक में, उस वक्त नए नए गांव से आए थे, तो कार लेकर के तो कोई यहाँ आया नहीं था। आदमी किसी तरह से रेल से आया और अपना मेहनत करके यहाँ मोटरसाइकिल लिया, स्कूटर लिया, कार लिया, और अब कार में बढ़िया कार लिया, जैसे व्यवस्था वो हर आदमी प्रगति इंसान का फितरत है। तो मैं देखता था कि आगे आगे DTC चल रही है, उसके आगे प्राइवेट कर दिया जाता है, और प्राइवेट आगे आगे सवारी उठा दी जाती है, और DTC पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहा है। ध्यान रखना कि कुछ सवारी ना मिल जाए, और अगर किसी स्टैंड में 2-3 सवारी मिल जाए और उसके पीछे प्राइवेट बस अगर है तो DTC वाला रोकता नहीं था, आगे बढ़ जाता था, क्योंकि उस बात के लिए उसको 20 रुपया मिलता था। यही 20 करते करते DTC को का दिवाला बैठा दिया गया, और प्राइवेट कंपनियां आज कहां से कहां पहुंची। वही हाल MTNL का है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल, अभी भाजपा का सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, हर मुद्दा पर कांग्रेस आलोचना करती है। क्या कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि बाकी तो कोई कांग्रेस में है नहीं, बाकी तो सारे हलकारे ही हैं, हलकारे हैं, या अगर केजरीवाल के भाषा में कहते तो ठुल्ले हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए सारे कांग्रेसी आदरणीय है मैं, लेकिन इन लोगों के शब्द हैं कि भाई बस गांधी में के अलावा कोई कांग्रेसी नहीं। तो क्या ये 3 कांग्रेसियों ने कभी यह मुद्दा उठाया कि भाई MTNL को बिकने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? प्राइवेट कंपनियां आज रोज रोज क्यों बढ़ रही है और MTNL बिकने का कगार पर क्यों है? उससे भी बड़ी बात की, आज 5G नेटवर्क का रिलायंस ने शुरुआत कर दिया है, और MTNL के पास बड़ी मुश्किल से 2G दी गई है, उसमें भी स्पीड नहीं है। अब बताइए कि जो लोग, मैं सब्सक्राइबर हूं, तो मैं 2G की मरती रोती स्पीड से क्यों लूंगा, जबकि मेरे पास उससे सस्ता, बढ़िया, सम्मानजनक स्थिति में 5G मिल रहा है। तो आपने कंपटीशन में तो पहले उसका टांग बांध दिया है, हाथ बांध दिया है, पैकड़ लगा दिया है, और प्राइवेट को दौड़ने के लिए कह दिया है। ये क्या कभी राजनीतिक मुद्दा बनेगा?
निजी प्रतिष्ठान की जो प्राइवेट कोचिंग क्लास है वो रोज रोज मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद होने का कगार पर है। मिड डे मील देने का लालच में भी कोई विद्यार्थी उस कॉलेज विद्यालय में नहीं जाता है और प्राइवेट में पैसा खर्चा करके जाता है। क्या इस विषय पर कभी विचार हुआ? क्या ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? या राजनीतिक मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? अरे महंगाई बेरोजगारी का आधार यही है, क्योंकि कोचिंग क्लास से निकले हुए लड़के बेरोजगारी तो बढ़ाएंगे। मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में जाने वाले बच्चे बेरोजगारी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने तो जा नहीं रहे, वो तो मिड डे मील के लालच में जा रहे हैं कि दोपहर को खिचड़ी मिलेगी और कुछ मिले या ना मिले। इस तरह की जब स्थिति आती है तो इस पर विचार करना उचित है कि नहीं है। मेरा मुद्दा आज यही है कि कब महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा माना जाएगा, बनाया जाएगा, और ये कब और कैसे हो। मित्रों, सबसे बड़ा अफसोसजनक बात यह है कि अब ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो YouTube वीडियो हम लोग बनाते हैं, आप मुफ्त में YouTube पर देखते हैं। कोचिंग क्लास वाले इसी वीडियो को देखने के लिए 30-30 हजार रुपया ले रहे हैं 15-15 दिन की, 20-20 दिन, और उनमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना जैसे मेरा ये YouTube पर परमानेंट पड़ा रहेगा, जब चाहिएगा राकेश परमार देखिए वीडियो दिख जाएगा। लेकिन उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आप एक बार देख लिए तो दोबारा आपको नहीं दिखेगा। दोबारा देखना तो आपको वापस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। पहले ये सब्सक्रिप्शन की शुरुआत साल भर से हुई, फिर उसको 6 महीना कर दिया गया, अब 3 महीना कर दिया गया, पता चला कि अब महीना हो गया। फीस बढ़ता ही जा रहा है और सब्सक्रिप्शन का समय घटता जा रहा है, बिल्कुल मोबाइल की तरह से। जो पहले 30 दिन की थी अब 28 दिन की है, वो 26 दिन की हो गई। और सुना कि कोई कोई कंपनी वाला 24 दिन में महीना मान लेता है, और इसको कहीं कोई राजनीति का मुद्दा नहीं मानता। आखिर क्यों? मेरा मुद्दा आज यही है। मित्रों, विषय बहुत है जिस पर चर्चा किया जा सकता है। गिनवाने के लिए आपके पास बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा किया जाए, कि विपक्ष के लोग इन सब विषयों को क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि इन मुद्दों पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सबका हित जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर MTNL डूबेगी और प्राइवेट सेलुलर कंपनी बढ़ेगी तो वो बढ़ा हुआ मुनाफा भाजपा को भी देगी और कांग्रेस को भी देगी। दे रही है, इसीलिए ना तो कांग्रेस बोलती है ना भाजपा बोलती है। प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं अगर फल फूल रही है देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह से, आप कोटा में जाइए, राजस्थान के कोटा में, तो वहां पर और कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर कोई सिंगल घर है तब भी उसमें खाना बनाने वाला है, वो कोटा के विद्यार्थियों को खाना खिला रहा है। अब वहां से लाखों करोड़ों रुपए की वसूली होती है बच्चों से, और उस वसूली में सभी राजनीतिक दल के लोगों को चंदे के रूप में वितरित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंदा बांटने में ये नहीं देखा जाता कि ये सत्ताधारी पक्ष है ये विपक्ष है, दोनों को बराबर ही चंदा बांटा जाता है। ये आप RTI से पास सकते थे, लेकिन राजनीतिक चंदे को RTI के दायरे में नहीं रखा गया। लेकिन फिर भी समाचारों पे आती है कि अब की बार भाजपा को इतना चंदा मिला, कांग्रेस को इतना चंदा मिला। बहुजन समाज पार्टी अब देश के कहीं भी नहीं रही है, उसको भी चंदे में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है, लेकिन चंदा मामले में ऊपर है, नीचे नहीं है। तो फिर वो क्यों करेंगे? क्योंकि उन लोगों को तो चंदा मिल रहा है, जैसे वो मुद्दा उठाएंगे चंदा बंद हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं भारत की हर चीज। भारत एयरलाइंस देखिए बंद हो रहा है और निजी एयरलाइंस कंपनी मुनाफा कमा रही है। इन सब विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ये नेता नहीं बनाएंगे, लेकिन आप तो बना सकते हैं क्योंकि आपका मुद्दा है। और मैं कहता हूं कि अगर आप जिस चीज को मुद्दा बना लेंगे, नेताओं को झक मार करके उस मुद्दे के साथ खुद को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यही वोट बैंक है, और अगर हम इससे इतर हुए तो फिर राजनीति से ही अलग हो जाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी समूहों में साझा करें, ताकि लोगों को लगे कि भाई महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी को ईडी की नोटिस आ गई। राहुल गांधी को ईडी की नोटिस है, उससे हमको क्या मतलब? राहुल गांधी ने अगर कोई चोरी, बदमाशी, हेरा फेरी, भ्रष्टाचार किया है तो ईडी उन पर केस डालेगा, उनको जेल में डालेगा। अगर नहीं कोई तो पाक दामन हो जाएगा। मेरे लिए तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मेरे बच्चे के फीस के रूप में 30,000 रुपया 15 दिन के लिए ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखने के लिए ले लिया। मेरे लिए तो महत्वपूर्ण यह है कि मेरे बच्चे को 2 लाख रुपया मांग रहा है साल भर का कोचिंग देने के लिए, 500 का कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मेरे लिए तो मुद्दा ये है कि मेरा सरकारी प्रतिष्ठान एमटीएन डूबने के कगार पर है और निजी कंपनियां फल फूल रही हैं। कल वो बोली थी कि लाइफ टाइम सिम आपका गारंटी है, अब करें कि 28 दिन में 176 रुपए का रिचार्ज करो, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण है, इन विषयों पर कब गंभीरता से चर्चा होगा, ये सब आप जिस दिन चाह देंगे उसी दिन सरकारों को करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। राजनीति में कौन सा मुद्दा हो, ये राजनीतिक दल डिसाइड ना करें, ये आप करें। इन्हीं अनुरोध, इन्हीं आशाओं के साथ मैं राकेश पलवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जनहित के मुद्दों की जय।